हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में, जहाँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि हर कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव, कक्षा 8 सूर्योदय विद्यालय। ठीक है, ये एक केस है सूर्योदय विद्यालय का। इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से होती है। ठीक है, इस क्लास के एग्जाम्पल से हम अपने देश के चुनावों की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये कक्षा प्रतिनिधि के वार्षिक चुनाव का समय था। जो हर साल होते हैं वो होते हैं वार्षिक चुनाव। और कक्षा का प्रतिनिधि है, मतलब कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम ये करेगा। कक्षा का प्रतिनिधि उनकी बात रखने का काम करेगा। ठीक है, तो कक्षा प्रतिनिधि का काम क्या होता है? शिक्षकों के साथ में बैठक करना, मीटिंग करना, समारोह यानी कि फंक्शंस का आयोजन करवाना, विद्यार्थियों एवं विद्यालय के अधिकारियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करना। ठीक है, मतलब एक तरफ है स्टूडेंट्स क्लास के और एक तरफ है स्कूल के अधिकारी। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल वगैरह, वाइस प्रिंसिपल, ये जो होते हैं टीचर्स होते हैं, इनके बीच में एक लिंक, एक कड़ी का काम करता है ये कक्षा का प्रतिनिधि। तो ये चुनाव हो चुके हैं शुरू। ठीक है, अब 3 विद्यार्थी इसके लिए खड़े हुए हैं। एक तो अहमद, एक गुरमत और एक रवि। यहाँ पर ये 3 विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे फोटो में। ठीक है, इन्होंने इस पद के लिए चुनाव लड़ने का निश्चय किया। जैसे हमारे देश में चुनावों का टाइम पीरियड आता है तो अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी से और वो लोग चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर शो की गई है। अब अध्यापक सुश्री उषा को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। ठीक है, सुश्री उषा मतलब कि मिस उषा। ठीक है, ये टीचर हैं और ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और इनको निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है जो कि वोटिंग कंडक्ट करवाएंगी। जैसे भारत में ईसीआई करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटिंग करवाती है और इसमें कई सारे अधिकारी होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये टीचर खड़ी की गई हैं निर्वाचन अधिकारी के रूप में। और इस प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए, मतलब किसी एक कैंडिडेट के प्रति कोई पक्षपात न किया जाए और पारदर्शी हो ये प्रक्रिया, सबके सामने हो, खुले तरीके से हो, कोई भी गड़बड़ी इसमें ना हो और सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जाए। नियम यानी कि जैसे कि हर एक स्टूडेंट को एक ही वोट देना होगा। ठीक है, और जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट तरीके से होगी, किसी को भी यह पता नहीं होगा कि किसने किसको वोट दिया और सभी कैंडिडेट्स को बराबर के मौके मिलने चाहिए। ठीक है, ये सारे नियम होते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक प्रत्याशी का परिचय दिया गया है। प्रत्याशी यानी कि वही कैंडिडेट, जो ये 3 लोग खड़े हैं। तो एक तरफ है अहमद, एक है गुरमत और एक है रवि। इन तीनों के बारे में बात हो रही है। अहमद बोल रहा है कि कक्षा के कमरों और खेल के मैदान की स्वच्छता का ये आश्वासन दे रहा है। मतलब जितने क्लासरूम हैं और जो प्लेग्राउंड हैं जहाँ पर खेलते हैं बच्चे, उनकी स्वच्छता का प्रॉमिस कर रहा है ये आश्वासन, यानी कि प्रॉमिस देना कि ये विश्वास दिलाना कि हम जो हैं वो इन चीज़ों की स्वच्छता रखेंगे। ठीक है, तो इसने तो अपनी ये बात कह दी। गुरमत की रुचि यानी कि गुरमत का इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि उसकी क्लास के जितने भी क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, वो बेहतर ढंग से सीख सकें। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सहपाठी अनुशिक्षण और पारस्परिक सहायता की एक प्रणाली बनाने का प्रस्ताव दिया। ये सहपाठी अनुशिक्षण क्या होता है? अनुशिक्षण मतलब होता है सिखाना। ठीक है, किसी चीज़ को इंसान को सिखाना या उसको टीच करना, वो होता है अनुशिक्षण। और सहपाठी तो मतलब क्लासमेट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की मदद करेगा पढ़ाई में। ठीक है, तो यही प्रस्ताव दिया था गुरमत ने। और पारस्परिक सहायता की बात बोली थी कि सभी लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रणाली का गुरमत ने प्रस्ताव दिया। ठीक है, रवि बोल रहा है कि पाठ्यचर्या में कलाओं जैसे संगीत, नाटक और दृश्य कला को नई पाठ्यचर्या के अनुरूप उनकी कक्षा की समय सारणी में महत्व दिलाने की बात ये बोल रहा है। पाठ्यचर्या मतलब होती है करिकुलम जो होता है, मतलब आपके स्कूल में पूरे साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और कितने टाइम में पढ़ाया जाएगा, ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग होती है उसको हम करिकुलम बोलते हैं या पाठ्यचर्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में जैसे कोई सब्जेक्ट है, मान लो मैथ है, तो ये 45 मिनट पढ़ाया जाता होगा, जिसे हम एक पीरियड बोलते हैं।
है ना। वहीं अगर जैसे ये बोल रहा है रवि कि कला या संगीत को जो है वो रखा जाए, तो संगीत को जो है वो हफ्ते में एक बार 1 घंटे पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से उसको करिकुलम में या पाठ्यचर्या में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो उसी की बात कही रवि ने कि इन तीनों चीज़ों को नई पाठ्यचर्या के अनुरूप जोड़ा जाए। नई पाठ्यचर्या मतलब क्या है कि जो NEP आई थी ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसके अकॉर्डिंग ये करिकुलम चेंज हुआ था, ये पाठ्यचर्या बदली गई थी, ठीक है। और उसमें ये बोला गया था कि बच्चे जो हैं वो केवल पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ किताबों में ही ज़्यादा ना घुसे रहें, बल्कि कला में, संगीत में, खेल में, नाटक में, इन सभी चीज़ों में भी उनका विकास होना ज़रूरी है। ये बात इस पॉलिसी ने बोली थी, ठीक है। और इसी पॉलिसी के अनुसार ये रवि भी चाहता है कि इनकी क्लास में ये संगीत, नाटक और दृश्य कला आ जाएं, ठीक है। संगीत और नाटक तो आप समझ पा रहे होगे। दृश्य कला का मतलब होता है, दृश्य मतलब जो हमें दिख रही है, तो जो कला हमें दिख पा रही है वो दृश्य कला है। जैसे कि कोई पेंटिंग है, कोई ड्राइंग है, ठीक है, कोई स्केच बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, तो मूर्ति दृश्य कला हो गई। पोस्टर बनाना, मॉडल बनाना, ये सब दृश्य कलाएं हैं, ठीक है। लेकिन नाटक दृश्य कला नहीं है। क्यों? क्योंकि दृश्य कला होने के लिए ना एक क्राइटेरिया होता है कि जो आर्ट है वो स्थिर होनी चाहिए। जैसे हमने पेंटिंग बनाई, तो पेंटिंग को आप कभी भी उठाकर देख सकते हो, ठीक है। 10 साल बाद जाओगे तब भी ये आपको दिख जाएगी। लेकिन नाटक जो है वो लाइव चलता है, अपनी आंखों से आप इसको लाइव देख पाओगे। तो नाटक दृश्य कला नहीं है, ठीक है। ये बात समझ पाए? तो दृश्य कला अलग है। ये तीनों बातों की, तीनों कामों की ये बात रवि बोल रहा है। उनकी कक्षा की समय सारणी मतलब टाइम टेबल में और ज़्यादा ये महत्व दिलवाना चाहता है। तो ये तीनों की अलग अलग बातें हो गई, तीनों के अलग अलग प्रपोजल्स हो गए, ये इन्होंने कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिलेगा। ये है स्वच्छता वाली बात कह रहा है, ये गुरमत सहपाठी अनुशिक्षण की बात कह रही है, और रवि कला पाठ्यक्रम की बात बोल रहा है। क्लियर? अब आ जाओ आगे। अब होगा चुनाव अभियान, ठीक है। जैसे देश में पहले कैंडिडेट जो है वो अपनी अपनी बातें कह देते हैं, और उसके बाद में शुरू होता है चुनाव अभियान। अभियान बेसिकली क्या होता है? कोई एक गोल है, कोई एक लक्ष्य है जिसको पूरा करने के लिए प्लानिंग की जाती है अच्छी तरीके से, ठीक है। और प्लान्ड तरीके से वो काम करते हैं। और यहाँ पर गोल किस चीज़ का है? चुनाव का। तो इसीलिए इसको चुनाव अभियान बोला जा रहा है। वैसे ही एक होता है स्वच्छता अभियान, ठीक है। तो वो अभियान किसके लिए है? स्वच्छता के लिए, वो एक पर्टिकुलर गोल के लिए है, तो वो स्वच्छता अभियान हो गया। तो चुनाव अभियान अब हो चुका है शुरू। जैसे हमारे भारत में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स अपना अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो अपने पक्ष में अहमद ने लगवाए थे पोस्टर, ठीक है। अहमद किस तरीके से प्रचार कर रहा है? पोस्टर बनवा के। गुरमत ने क्या किया? सूचना पट्ट का उपयोग किया। सूचना पट्ट मतलब कि नोटिस बोर्ड जो होता है, ये ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पर स्कूल की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। कोई सूचना है तो वो लिखी जाती है, आपने देखा होगा अपने स्कूल में, वो नोटिस बोर्ड होता है, ठीक है। तो गुरमत ने इसी नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल किया और अपने बातें लिखी, अपने प्लान्स वगैरह लिखे कि क्या क्या कैसे कैसे करेगी ये, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स उसको पढ़ सकें, ठीक है। और सहपाठियों के साथ में बातचीत भी की गुरमत ने, मतलब लोगों के साथ में खुद से भी ये बातचीत करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जबकि रवि ने दोपहर के भोजन के समय, जो लंच टाइम होता है, उस समय एक संगीत प्रस्तुति आयोजित की। प्रस्तुति मतलब कि म्यूज़िक परफॉर्मेंस ये आयोजित करवा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख पाएँ कि म्यूज़िक को सीखना कैसा रहेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इन तीनों ने अलग अलग तरीके अपनाए अपने अपने प्रचार प्रसार करने के लिए। अब जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में सुश्री उषा थी, उन्होंने चुनाव आयोजित करवाए, जैसे कि ECI चुनाव आयोजित करवाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो चुनाव की डेट घोषित करी गई, ये पूरे देश के लेवल पर बता रही हूँ और आपको इस क्लास के एग्जाम्पल से समझकर देखना है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्शन की डेट बता दी गई कि कब होंगे इलेक्शन। उसके बाद में इलेक्शन की कैंपेन चालू हो गई, चुनाव के अभियान चालू हो गए, ठीक है। अब अभियान के बाद में ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। अब आएगी इलेक्शन की डेट, जो कि इसके आगे ही मेंशन की गई है, उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो चुनाव आयोजित करवाए और ये सुनिश्चित किया कि वे निष्पक्ष ढंग से संचालित हों और कोई भी इसमें गड़बड़ी ना हो, किसी भी कैंडिडेट को ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, ठीक है। उन्होंने कक्षा के नियमों के बारे में हर एक विद्यार्थी को समझाया। तो इन नियमों में क्या क्या चीज़ें थी?
कि गुप्त तरीके से मतदान किया जाएगा, मतदान प्रक्रिया होगी, ठीक है। गुप्त मतदान प्रक्रिया यानी कि कोई ये नहीं जान पाएगा कि किसने अपना मत किसको दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, तो जैसे ये है, ये अपना वोट गुरमत को देती है या किसी को भी देती है, ये इंसान ने अपना वोट इसे दिया, ठीक है। तो किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि इसको वोट किस किसने दिया है, ये पता ही नहीं चल पाएगा, ये चीज़ है। यही होता है गुप्त मतदान। इससे यह प्रक्रिया गोपनीय बन पाती है, सीक्रेटली काम हो पाता है और निष्पक्ष बनी रहती है। उन्होंने कक्षा के एक कोने में मतदान केंद्र स्थापित किया, जैसे कि आपको इस फोटो में यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगा, ये बॉक्स जो है, ठीक है, ये है मतदान केंद्र। यहीं पर सारे बच्चे अपने जो इन्होंने मतदान किया है, एक पेपर इनको दिया जाएगा, उस पर अपना वोट लिखकर ये इसमें डालेंगे। तो यही मतदान केंद्र यहाँ पे छोटा सा हो गया, ठीक है। तो कैंपेनिंग भी हो गई, इलेक्शन का आयोजन भी हो गया, पूरा सिस्टम तैयार है। अब आएगा मतदान का दिन, वोटिंग का दिन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चुनाव के दिन प्रत्येक विद्यार्थी को एक मतपत्र दिया जाएगा, वही कागज़ का पेपर, और उसमें लिखा जाएगा इन तीनों के तीनों प्रत्याशियों के नाम। जैसे कि हमारे भारत में भी कई जगहों पर ये अभी भी मतपत्र का इस्तेमाल किया जाता है, कागज़ के टुकड़े का, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं और उनके इलेक्शन के सिंबल्स लिखे हुए होते हैं। जैसे कि किसी का हाथ होता है, किसी की झाड़ू है, किसी की साइकिल है, किसी का कमल है, इस तरीके से होते हैं ना, वैसे ही। और उसी तरीके से यहाँ पर इन तीनों प्रत्याशियों के नाम लिखे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि वे जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे उन्हें एक्स का निशान लगाना है, ठीक है। जैसे एक तरफ रवि लिखा है, यहाँ गुरमत लिखा है, और एक कौन है, एक है अहमद, ठीक है। तो इनके सामने यहाँ पर खाली जगह होंगी और ये पेपर दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। तो उन्हें जैसे गुरमत को वोट देना है तो वो इसके नाम के आगे इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे। लेकिन रियल में ये क्रॉस वगैरह नहीं लगाना होता है, रियल में अलग सिस्टम होता है, निशान वगैरह जो भी होता है, मोहर होती है, वो यूज़ करनी होती है, ठीक है। हम साथ के साथ कंपेयर करते चल रहे हैं अपने देश के साथ में। तो मिस उषा ने यह भी सुनिश्चित किया कि नेहा के लिए ब्रेल लिपि में एक मतपत्र हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो यहाँ पर क्या कहानी बोली जा रही है कि नेहा जो एक स्टूडेंट है क्लास में, वो ब्लाइंड है, ठीक है। तो उसके लिए ब्रेल लिपि में होना चाहिए मतपत्र। ब्रेल लिपि क्या है मैंने बताई थी, जो ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं, जिससे अपनी उंगली के थ्रू जो वो पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए ब्रेल लिपि में भी एक मतपत्र तैयार करवाया गया। ये स्पेशल काम किया, जिस तरीके से हमारी ईसीआई काम करती है ना। सभी विद्यार्थियों द्वारा मतदान करने के बाद मिस उषा ने मतपेटी में मतपत्र एकत्र किए। सारे स्टूडेंट्स ने मत दे लिए, अब सब जाकर इस पेटी में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे वोट इकट्ठे हो चुके हैं। अब उसकी होगी कैलकुलेशन, लेकिन वो बाद में होगी। तो गणना से पहले तक उसको सील बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, ताकि कोई छेड़छाड़ उसमें ना हो सके। तो उसमें लगा दी गई सील, ठीक है। यहाँ तक हुआ इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट। तो कौन कौन से प्रोसेस हो गए, देखो, जैसे ईसीआई इलेक्शन अनाउंस करेगी, फिर इलेक्शन कैंपेन्स चलेंगी, और उसके बाद में इलेक्शन का दिन आएगा, ठीक है। अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब रिजल्ट्स आएंगे, अब वोट की काउंटिंग की जाएगी। तो टोटल जो है वो 33 मत डाले गए थे, 33 वोट डाले गए थे। यही हमारे देश के लेवल पर कई करोड़ों वोट डाले जाते हैं। तो मिस उषा ने समीपस्थ कक्षा से सुश्री शिवा को गणना प्रक्रिया की साक्षी बनने के लिए बुलाया। समीपस्थ मतलब जो सबसे पास वाली होती है, ठीक है। तो सबसे पास वाली क्लास से इन्होंने मिस शिवा को बुला लिया। जब वोटिंग की कैलकुलेशन की जाएगी और इस चीज़ की वो साक्षी बनेंगी, मतलब वो ये चीज़ देख पा रही हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वो विटनेस बन रही है, गवाह बन रही हैं शिवा, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हमारे देश में वोट की काउंटिंग होती है तो अलग अलग अधिकारियों को बुलाया जाता है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है। तो 3 मतपत्रों पर चिन्ह अंकित नहीं था, मतलब 3 पेपर ऐसे थे जहाँ पर कोई भी क्रॉस का निशान नहीं था, वो खाली थे, इसीलिए वो हो गए अवैध घोषित, मतलब ये इनवैलिड हैं, ये माने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब टोटल 30 ही वोट बचे रह गए, ओके। तो चुनाव परिणाम घोषित किए गए। अब जब वोट काउंटिंग कर ली गई तो अहमद को तो 8 वोट मिले थे, गुरमत को 12 मिले थे और रवि को 10 मिले थे टोटल। सबसे ज़्यादा मत पाने वाली गुरमत जो थी उसको कक्षा की नई प्रतिनिधि घोषित किया गया। इसी तरीके से हमारे देश में भी होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए होते हैं वो हमारा प्रतिनिधि, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, ठीक है।
तो गुरमत बन चुकी है कक्षा की नई प्रतिनिधि। उसने अपने सहपाठियों को धन्यवाद दिया, ठीक है, और अपना वचन पूरा करने का उसने आश्वासन दिया कि मैंने जो कहा है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी, ये इसका वादा है। अहमद और रवि ये तो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने गुरमत को बधाई दी और उससे समर्थन प्रदान किया, मतलब ये लोग मिलकर गुरमत की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस होता है हमारे देश के लेवल पर भी कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, बाकी के सारे चुनाव हार जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर काम करते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि जो हमने केस पढ़ा था, प्रकरण मतलब कि केस जो हमने ये ऊपर लिया है, जो पढ़ा है पूरा प्रोसेस, उसमें चुनावी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हम आंसर साथ के साथ देखते चलते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आपके लिए, आप इनको लिख सकते हो, क्योंकि उस केस में से तो कुछ नहीं आएगा आई होप, और अगर आए भी तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे कि गुप्त मतपत्र का होना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, था की जगह है लग जाए, पूरे देश के लेवल पर पूछा जाए, तो इस तरीके से आप आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले देखो कि चुनावी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। ये जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर हम इसको हटा दें तो ये जनरल क्वेश्चन भी तो बन गया ना। तो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये रहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, गुप्त मतदान हो, सभी को मतदान का अवसर मिले, वोटों की सही गिनती हो, पारदर्शिता हो और विजेता को सभी द्वारा स्वीकार भी किया जाए, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त मतपत्र का होना क्यों आवश्यक था उस केस में। तो इसीलिए आवश्यक था कि कोई नहीं जान सकता कि किसने वोट दिया और किसे वोट दिया, और इससे मतदाता बिना डर के और बिना दबाव के स्वतंत्र रूप से वोट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। अपने प्रत्याशी का चयन करते समय विद्यार्थियों ने किन किन बातों पर विचार किया होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या सोचा होगा कि उम्मीदवार के वादे क्या हैं, जो कैंडिडेट वादे कर रहा है वो क्या वादे कर रहा है, ईमानदारी कैसी है उसकी, नेतृत्व क्षमता कैसी है, मतलब कि उसकी लीडरशिप कैसी है, क्या वो अच्छे से सारी चीज़ें संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, ये चीज़ देख पा रहे हैं स्टूडेंट। जिम्मेदारी कैसी है, पढ़ाई और अनुशासन कैसा है, सभी विद्यार्थियों के लिए काम करने की इच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखकर उन्होंने वोट दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप सोच सकते हैं कि गुरमत के कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद विद्यार्थियों के कोई उत्तरदायित्व हैं, मतलब जो गुरमत तो चुन ली गई, ठीक है, चुनाव जीत गई, अब जो बाकी के विद्यार्थी हैं क्लास में उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो बिल्कुल लोगों की या विद्यार्थियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके काम पर नज़र रखी जाए, ठीक है, सुझाव देना उसको, गुरमत को, कि क्या क्या किस किस तरीके से वो कर सकती है, उसका सहयोग करना, और अगर वो अच्छे काम न करे तो अगली बार दूसरे उम्मीदवार को चुनना, सेम वैसे ही जैसे कि हमारे देश में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुश्री उषा ने क्या भूमिका निभाई, यह क्यों महत्वपूर्ण थी। तो हमने देखा था कि इनको निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था, तो चुनाव अधिकारी की भूमिका इन्होंने निभाई, निष्पक्ष चुनाव इन्होंने करवाया, नियम समझाए। तो आपसे अगर ऐसे करके पूछा जाए कि चुनाव अधिकारी की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, तो आप यही लिख सकते हो, ठीक है। ये तो लिखोगे नहीं पहली वाली लाइन, आप लिखोगे कि निष्पक्ष चुनाव ये करवाते हैं, नियम समझाते हैं, गुप्त मतदान करवाते हैं इस तरीके से, और वोटों की गिनती भी करवाते हैं। तो इससे चुनाव ईमानदारी और पारदर्शिता से संपन्न हो पाया। मिस उषा द्वारा नेहा के लिए ब्रेल मतपत्र की व्यवस्था करना क्यों ज़रूरी था। तो क्योंकि नेहा थी दृष्टि बाधित, उससे दिखाई नहीं देता था, ठीक है। ब्रेल मतपत्र से वह किसी की सहायता लिए बिना स्वयं मतदान कर सकी, इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिला। क्लियर हुआ। यदि कक्षा के अनेक विद्यार्थियों ने किसी भी विकल्प पर चिन्ह अंकित ना किया होता तो क्या होता। आपने ये सोचा कि 3 कैंडिडेट तो खड़े हो गए, इस पर जो है वो 3 कैंडिडेट के ही नाम हैं, लेकिन अगर किसी को ये तीनों ही नहीं पसंद तो क्या होगा, तो उन सभी मत पत्रों को अवैध यानी कि इनवैलिड वोट घोषित कर दिया गया, ठीक है, और उनकी गिनती किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं होती। यहाँ पर तो सिर्फ इतनी बात कही गई है। अब इससे आगे थोड़ा सा देखो कि होता क्या है आखिर एग्जैक्टली देश के लेवल पर क्या है, ठीक है। तो कल्पना कीजिए कि यदि कोई विद्यार्थी अहमद, गुरमत या रवि में से किसी भी प्रत्याशी या कैंडिडेट को मत देने का इच्छुक ना होता तो उसके पास क्या विकल्प होता, क्या ऑप्शन होता उसके पास में।
तो भारत सहित कुछ देश नोटा को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में प्रदान करते हैं। नोटा क्या होता है? नन ऑफ दी अबव। एन यानी कि नन, ओ यानी कि ऑफ, टी यानी कि द और ए यानी कि अबव। मतलब कि जो ऊपर जितने भी नाम दिए गए हैं उनमें से कोई भी इन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए नोटा का ऑप्शन सबसे नीचे दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी उम्मीदवारों के नाम होते हैं उसमें सबसे नीचे दिया जाएगा नोटा का ऑप्शन। तो ये भारत में भी है और कुछ और देशों में भी है, जैसे कि फ्रांस में है, बांग्लादेश में है, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए एक हाई लेवल का क्वेश्चन अगर मुझे बनाना होता तो मैं क्या बनाती कि भारत के अलावा क्या किसी और देश में नोटा का ऑप्शन नहीं है, या फिर मैं इस तरीके से बना सकती थी एक स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट क्या होती कि चुनाव प्रक्रिया में नोटा का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ भारत देश में होता है, ठीक है। तो ये सही होता या गलत होता? तो ऑब्वियसली गलत होता, क्योंकि भारत के साथ में कुछ और देशों में भी ये नोटा का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखो कि भारत के साथ में और देशों में भी है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, अगर क्वेश्चन बन जाए तो। बाकी आप लोग एक काम और कर सकते हो, अगर आपका जो भी टेस्ट होता है क्लास में या जो एग्ज़ाम्स वगैरह अगर आपके होते हैं तो आप ना उसका फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पे डालना, जिसको मैं देख पाऊँगी और अच्छे से और एनालाइज कर पाऊँगी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये सब मेरे लिए अभी नया नया है। मैं सिर्फ अभी यूट्यूब पर ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप लोग फ़ोटो खींचना और उसको टेलीग्राम पर डालना। टेलीग्राम अपना भारत द लर्निंग स्पॉट PDF जो है, ठीक है। और इसके अलावा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जब एग्ज़ाम होते हैं तो फ़ोटो खींचकर उस पेपर की आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देना, ठीक है। इससे मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊँगी कि क्या कैसा प्रोसेस रहता है। जो भी आपका टेस्ट वेस्ट कुछ भी हो, छोटे से छोटी चीज़ अगर क्लास में पूछी जा रही है, टेस्ट हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, जो भी है, MCQ पूछे जा रहे हैं, वो सब आप उसका फ़ोटो लो और टेलीग्राम पर डालो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा ठीक से काम कर पाऊँ। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। तो यदि मतदाता किसी भी प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट किसी वोटर को अच्छा नहीं लग रहा है, तब उसके पास सभी प्रत्याशियों को अस्वीकृत करने का एक अतिरिक्त विकल्प होता है, ठीक है। सबको एक्सेप्ट ना करना, वह अस्वीकृत करना। तो उसके पास में विकल्प होता है नोटा का कि मुझे कोई नहीं चाहिए। इससे परिणामों में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट आएंगे, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए होंगे वही जीतेगा, ठीक है। चाहे नोटा को सबसे ज़्यादा मिले हुए हो कि सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटा पर बटन दबाया हो, लेकिन उसके बाद भी इसके अलावा जिस इंसान को सबसे ज़्यादा वोट मिले वही जीतेगा। तो परिणामों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये एक संदेश देता है नोटा कि मतदाता बेहतर विकल्प चाहते हैं। जो उम्मीदवार यहाँ पर दिए गए हैं वो चाहते ही नहीं हैं। तो इससे संदेश जाता है पार्टी के पास में, तो पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो और अच्छा रिप्रेजेंटेटिव उतारने की फिर अगली बार से कोशिश करती हैं, ठीक है। तो बस फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि परिणामों में तो परिवर्तन आ ही नहीं रहा है, लेकिन बस ये संदेश दे पा रहा है। तो नोटा लोकतंत्र में एक मौन, एक शांत लेकिन शक्तिशाली साधन है, ठीक है, क्योंकि पता किसी को नहीं चल रहा है कि किसने किसको वोट दिया है और नोटा किस किसने लगाया है। इसीलिए मौन है, शांत तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये कैंडिडेट्स बेकार हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो शक्तिशाली साधन भी ये माना जा रहा है। क्लियर हुआ? नोटा का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? बाकी इसमें ऐसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पूरा केस था जो कि एक इमेजिनेशन पर बेस्ड है, ठीक है। रियल केस नहीं है ये क्लास 8th वाला, और नोटा ज़रूर से आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? बाकी नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आएगा भारत निर्वाचन आयोग ECI की भूमिका क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।